हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोमिशा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। आपको इसका कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ के साथ एक्सेल शीट में एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। और इसका कैटेगरी रिटर्न तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इस फंड को बेसिकली 11.4 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च ऑन होते हुए। तो अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में तो 19.46% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में तो 22.24% तक का रिटर्न है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसने अपने जो कैटेगरी को 2 टू 3% के बीच में इसने अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा खासा फंड है और मैसिव रिटर्न दे रखा है। मिड कैप कैटेगरी में 22.24% तक आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा खासा फंड है। लेकिन आगे आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि मतलब इस फंड में ऐसा है क्या और ये रिस्की कितना है। मतलब आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें रिस्क कितना है। अगर आप मान लीजिए इसमें 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर आप 10 साल तक कंटिन्यूसली, तो इसका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है आपका 1,20,000 रुपीज। मतलब हर महीने अगर आप 1,000 रुपए सेव करते हैं 10 ईयर्स तक तो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होता है। आपका 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 4,24,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं आपका जो पैसा है लगभग 3 गुना हो गया है। यहाँ पे 3 गुना से थोड़ा ज्यादा। तो बहुत ही अच्छा खासा फंड है। अगर आप 10 ईयर्स में अगर देखें तो 3 गुना से ज्यादा, तो आप बहुत ही अच्छा खासा फंड है। अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक तो आपका जो अमाउंट होता है 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होता है। और 1,20,000 रुपीज इन्वेस्टेड अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है 1,98,000, मतलब 2 लाख आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैसा आपका डबल भी नहीं हुआ है, डबल से बहुत ही कम है। अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता है एफडी पे तो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 कन्वर्ट होकर 1,74,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग की पावर देख पा रहे हो, जो डिफरेंसेस मतलब इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते तो 4,24,000 रुपीज हो जाता। और यहाँ पे आपका जो एफडी में है वो 1,74,000 रुपीज होता। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखते हैं कैटेगरी बीटिंग भी रिटर्न है। तो अभी तक तो एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या चीज है, इसमें कमियां क्या है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली इसने कैटेगरी से ज्यादा रिटर्न दे रखा है, तभी इसको हाई रिटर्न में ही कंसिडर करेंगे अगर आप मिड कैप कैटेगरी में बात करें। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से इसने रिस्क एवरेज लेके चला है। तो एवरेज मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से एवरेज है। ये मत सोचिए कि लार्ज कैप के हिसाब से है या निफ्टी इंडेक्स फंड के हिसाब से है। अब मिनिमम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी आप अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 300 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक है, क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे भी हैं, मतलब जो कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर स्मॉल अमाउंट से अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा खासा माना जाता है। तो मिनिमम एसआईपी 300 रुपीज एकदम बेस्ट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप लमसम करना चाहते हो 100 रुपए से लमसम करना चाहते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट से लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें एग्जिट मार सकते हैं। एईएम साइज की बात करें, एईएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। बेसिकली इससे पता चलता है कि कितना अमाउंट इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 60,418 रुपीज तक का इसमें इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम साइज बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें लोग जो है बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मैं हर एक वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर आपका 10 साल पुराना फंड है, आपका अगर 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में, तो उसे बेस्ट एम साइज माना जाता है। अगर एम साइज कम है 10,000 करोड़ रुपीज, अगर 10 साल से ज्यादा पुराना है, 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो इसमें ज्यादा वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं होता, लोगों का भरोसा नहीं है उस फंड पर्टिकुलर फंड में, तभी तो उसका ईयूएम साइज कम है। लेकिन अगर आपका 30,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, जैसे अभी इस पर्टिकुलर फंड में 60,000 करोड़ रुपीज के से ऊपर है, तो इसमें क्या होता है फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। वो क्या करते हैं बीच बीच में लमसम बंद कर देते हैं, अगर एसआईपी में भी दिक्कत आती है। लेकिन फंड मैनेजर मैनेज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें 47,000 करोड़ रुपीज तक का ईयूएम साइज है, उसमें भी बहुत ही बड़ा ईयूएम साइज है। तो उसका बीच बीच में क्या होता है, उसमें लमसम बंद हो जाता है क्योंकि फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर नहीं पाते इतना सारा पैसा जो है। तो यहाँ पे अगर ये दिक्कत आए, फंड मैनेजर मैनेज कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा खासा मतलब रिटर्न भी देगा फ्यूचर में, आपका ठीक ठाक चलेगा। लेकिन फंड मैनेजर मैनेजमेंट में दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैंने कहता है कि जो बेस्ट होता है वो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में एम साइज होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन फिर भी एम साइज ज्यादा है, इसका मतलब एक वेल एस्टेब्लिश फंड है, इसमें बहुत लोग इन्वेस्टेड है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है कि बहुत ज्यादा एम साइज है।
एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए हर एक वीडियो में बता रखा है कि देखिए आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे होना चाहिए, तो 0.75% एकदम परफेक्ट एक्सपेंस रेशियो है। बेसिकली एक्सपेंस रेशियो आपको तो पता ही है कि मतलब जो फंड मैनेजर को आप फीस देते हैं, फीस क्योंकि वो आपका वो अपना दिमाग लगा के फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, वो इन्वेस्ट करके आपको ये रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो उनका एक हिस्सा बनता है, उनको आपको फीस देनी पड़ेगी। तो फीस जो है 0.75%, तो 1% से नीचे रिटर्न के हिसाब से ठीक ठाक है, बहुत ही बढ़िया एक्सपेंस रेशियो है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब टैक्स की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया, तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 15% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, आप इंडियन इनकम टैक्स टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड करा है और उसके बाद सेल करा, प्रॉफिट बुकिंग करी, उसके बाद आपको 10% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। मान लीजिए आपने 1 साल से पहले सेल कर दिया, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद सेल करा तो आपको एग्जिट लोड कोई देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, वो मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल में जो मिड कैप फंड है, सो मिड कैप में इनका 66.52% तक एलोकेशन है, मतलब आप देख पा रहे हैं मिड कैप है तो बेसिकली इसमें ही ज्यादा एलोकेशन रहेगा और यहाँ पे है भी। स्मॉल कैप की बात करें तो 14.15% तक का एलोकेशन है, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत ही मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है, आप देख पा रहे हैं 66 प्लस यहाँ पे 14%, तो यहाँ पे 80% तक का इन्होंने रिस्क ले रखा है। लार्ज कैप में बात करते हैं 11.03% तक का इनका एलोकेशन है, और अदर्स एंड डेप्ट में, डेप्ट बेसिकली आपको पता है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, प्राइवेट बॉन्ड हो गया, जो को फिक्स रिटर्न देते हैं, तो इसमें 8.3% का एलोकेशन। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे करीब करीब 20% तक का इन्होंने रिस्क नहीं लिया है, बहुत ही कम लिया है, और स्मॉल कैप और मिड कैप पे 80% तक का इनका एलोकेशन है। तो रिस्क के मामले में ठीक ठाक सा है, इतना ज्यादा नहीं है कि इतना कम नहीं है, क्योंकि मैं जितना कंसिडर करता हूँ, अगर 85% तक का आपने स्मॉल कैप और मिड कैप में मतलब लगा रखा है तो वो ज्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 80% तक का और 20% तक का इन्होंने सेफ चले, थोड़ा सा रिस्क कम लेके चल रहे हैं ये एज कम्पेयर टू एनी अदर मिड कैप फंड, तो एकदम ठीक ठाक इनका मार्केट कैपिटल है, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका 26.60% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 17.65% तक एलोकेशन है, थर्ड पे आगे इंडस्ट्रियल्स में 13.92% तक एलोकेशन है, फोर्थ में हेल्थ केयर में 13.04% तक एलोकेशन है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10.86% तक एलोकेशन है, उसके बाद बेसिक मटेरियल्स में 9.9% तक एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.27% तक एलोकेशन है, एनर्जी में 2.82%, उसको लास्ट में आके कंज्यूमर डिफेंसिव में जिसमें 0.9% तक का एलोकेशन है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल 5 फंड है ना, ऊपर के जो 5 सॉरी सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, अगर आप ये देखें, अगर ये 5 सेक्टर है, ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है, तो आपको ये फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देकर देगा, मतलब अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। तो ये 5 सेक्टर पे टोटल डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी प्रॉपर्ली हो रखा है, अगर आप 6 सेक्टर भी कंसिडर करें तो ठीक ठाक है, बेसिक मटेरियल भी इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन एकदम प्रॉपर वे में हो रखा है। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर, एक चिराग सेतलवर्ड जिनका एक्सपीरियंस है 16.86 ईयर्स का, और सेकंड है ध्रुव मुच्छल जिनका एक्सपीरियंस है 0.86 ईयर्स का। तो देख पा रहे हैं कि एक्सपीरियंस के मामले में भी एकदम बढ़िया फंड है, मतलब जो फंड मैनेजर से एकदम बढ़िया है। आप देख पा रहे हैं एक फंड मैनेजर जो होता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंने आपको बोला मिनिमम 4 और 5 ईयर्स का तो होना चाहिए, तो यहाँ पे 16 ईयर्स के तो एक्सपीरियंस बंदा है, तो एकदम बढ़िया है। और दूसरा जो है उनके अंडर काम करेंगे वो गाइडेंस लेगा, तो वो अगर ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो तो चलेगा, तो यहाँ पे एकदम वही किया है इन्होंने, एकदम बढ़िया है। रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 4/5 रेटिंग रहेगी इसकी। आ, तो देखा जाए एकदम बढ़िया फंड है, कोई अगर आप देखें तो देखिए रिटर्न इसकी सबसे हाई है, बहुत बढ़िया रिटर्न है, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। उसके बाद आपका मिनिमम एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो अमाउंट से आप कर सकते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। एवीएम साइज थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक मेरा रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा और कम हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, 1% से नीचे आपको रिटर्न भी इतना दिलवा रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो इसके हिसाब से रीजनेबल है। और बाकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो एकदम बढ़िया इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, मार्केट कैपिटल के हिसाब से एकदम बढ़िया इन्होंने एलोकेट कर रखा है। सेक्टर एलोकेशन भी बढ़िया लगा है मुझे, इनमें प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है। फंड मैनेजर भी एकदम बढ़िया, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और दूसरे ना एक्सपीरियंस हो तो चलेगा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो चलेगा। रेटिंग इसको 4/5 है, बस वही है कि ईवीएम का थोड़ा पंगा है। उसके बाद थोड़ा रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि मिड कैप कैटेगरी डेफिनेटली ये रिस्की फंड है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस पे कर सकते हैं, अच्छा खासा फंड है, लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम याद रहे कि 7 to 10 ईयर्स हो, तो 7 to 10 ईयर्स आपका टाइम फ्रेम, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा। इसमें आपको कई सारे मिड कैप कैटेगरी के आपको फंड मिलेंगे, जैसे क्वांट मिड कैप फंड हो गया, आपका एक्सिस मिड कैप फंड हो गया, आपका कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, तो वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं।
और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, इसमें तो और भी मैसिव रिटर्न है, 24% तक का रिटर्न है 11 ईयर्स में। तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रखे हैं। लेकिन ये भी फंड बुरा नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 7 टू 10 ईयर्स अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन खुद रिसर्च करके करिएगा, ये नहीं कि अब मैंने बोल दिया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और ये ध्यान रहे कि आपका ओवरलैप ना हो, आपने दो दो मिड कैप फंड ले रखा है और उसमें पोर्टफोलियो आपका ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप भी चेक करिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।